गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणी। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति कि प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारा जो देश है भारत, वे विश्व के मुख्य 12 जैविक विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। जानने का यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न है, शैवाल यानी एलेगी, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर भी पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु है ना, वे इस देश में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि अन्य मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का हम सामान्यतः अर्थ लेंगे कि ऐसी वनस्पति जिसको बोने में या उगाने में या बढ़ने में किसी बाह्य शक्ति अर्थात मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, केवल मात्र प्रकृति की सहायता से भी उगते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें जैसे फल, बागान, वनस्पति का भाग तो है किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। एक व्यक्ति जैसे कोई बाग लगाता है, बागवानी करता है, तो वे प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आती, वे मानवकृत वनस्पति है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, अर्थात जो भारत में उगी है उसे देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधा भारत के बाहर से आया है उन्हें हम विदेशज पौधा कहते हैं। तो ये था हमारा वनस्पति। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणी में इतनी विविधता के क्या कारण है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य विविधता पाई जाती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन हम कारकों का या उन फैक्टर्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी क्षेत्र की या हम कह सकते हैं हमारे भारत देश के वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आइए, नंबर 1 है धरातल। और धरातल में फर्स्ट पॉइंट है भूभाग। भूभाग का मतलब यहाँ पर सभी जगह धरातल समान नहीं है। जैसे तुमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में भारत के भौतिक विभाग। भारत पर कहीं पर्वत है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठारी भूमि है, कहीं आपका तटवर्ती क्षेत्र है। तो इस प्रकार से भारत की वनस्पति भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय है ना, में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती और धरातल के स्वभाव के अनुसार अलग अलग
वनस्पति, कहीं पर उपजाऊ भूमि है तो कहीं उबड़ खाबड़ है, इसलिए अंतर है। नंबर दूसरा है मृदा। मृदा को हम कहते हैं मिट्टी, सॉइल। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। जैसे मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ है। जैसे अगर मरुस्थल लेते हैं तो मरुस्थल में हमारी बालू रेत मिलती है, सैंडी सॉइल, तो वहाँ कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस और छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। अगर हम नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ शंकुधारी वन। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, ये अलग अलग मिट्टी के कारण अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जलवायु। जलवायु का अर्थ है क्लाइमेट, कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति और वहाँ के जीव जंतु को जलवायु भी प्रभावित करता है। तो जलवायु में जैसे तापमान, क्योंकि सभी स्थानों पर तापमान समान नहीं रहता, कहीं पर तापमान बहुत अधिक है तो कहीं पर तापमान कम है। तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट तो वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। अर्थात जैसे हिमालय पर्वत पर हम ऊपर की ओर जाएंगे, लगभग 915 मीटर की ऊंचाई पर जाने में तापमान में परिवर्तन होता है, जिससे वनस्पति भी प्रभावित होती है और उसे उष्णकटिबंधीय से कैसे उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। तो ये है हमारे जैसे वनस्पति केवल, जैसे एक टेबल में हमें बताया गया, दर्शाया गया टेबल के अंदर, अगर हम अध्ययन करें तो देखिए, जैसे वनस्पति खंडों में तापमान विशेषता, जैसे वनस्पति खंड है यहाँ पर इस कॉलम में, इसमें औसत वार्षिक वर्षा है तापमान डिग्री सेल्सियस में, जनवरी में औसत तापमान डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर इसकी टिप्पणी। जैसे उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन के लिए 24 डिग्री से अधिक जो तापमान है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय। जनवरी में यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और यहाँ पर कोई पाला नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं हमारा उपोषण जहाँ 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और जनवरी का जो तापमान है औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, पाला कभी कभी पड़ता है। शीतोष्ण में जो 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान घटता आ रहा है, और जनवरी में -1 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक कभी पाला कभी बर्फ पड़ती है, यानी बर्फ और पाला सबसे ज़्यादा। अल्पाइन 7 डिग्री से भी कम, सबसे कम, -1 डिग्री से भी कम, सदा बर्फ से ढके होते हैं, बर्फ से। तो ये है कि टेम्परेचर आधार पर हम उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, उसको देखते हैं सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में मिलना पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश देखिए, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष कभी भी ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो ये बताया कि तापमान भी उसके लिए जरूरी है। अगर सूर्य के तापमान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से पेड़ों की वृद्धि नहीं होगी। जैसे हिमालय पर्वत को दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है, कि हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पति है उसके सूर्य के प्रकाश के कारण, क्योंकि जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा निश्चित रूप से वहाँ तापमान अधिक मिलने से वनस्पति अधिक सघन मिलेगी। सघन माने
गहरी। वर्षण, वर्षण का अर्थ है कि वर्षा की मात्रा, क्योंकि वर्षा की मात्रा भी भारत में सभी स्थान पर समान नहीं होती है। कहीं पर जैसे भारत का जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तट है, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, उत्तर पूर्व में अधिक होती है, पश्चिम में वर्षा कम होती है। जैसे जैसे भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है। तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक और पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। निश्चित है कि जहाँ अधिक वर्षा होगी तो अधिक सघन वन मिलेंगे, कम वर्षा है तो कम सघन। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक है। तो ये था उसमें वनस्पति किस प्रकार से उसको एक दूसरे को वहाँ पर इनको प्रभावित करते। तो ये सब फैक्टर्स थे। इन फैक्टर से हम कह सकते हैं कि हाँ, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति उनको प्रभावित करती है। जैसे सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर, जो वनों का जो कुल क्षेत्र था 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्र को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये वनस्पति ये हमारे प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखते हैं अगला बिंदु, देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इससे पहले देखते हैं सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। अब देखते हैं कि हमारे देश के अंदर या पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र यानी इस धरातल पर जो भी बड़ा से बड़ा जीव और छोटा से छोटा जीव जंतु और जो वनस्पति है वे सभी पारिस्थितिक तंत्र के सदस्य हैं और वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीव भी बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीव बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि किसी क्षेत्र में बहुत बड़े सघन वन है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत सघन गहरे हैं, पानी के स्रोत हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ बड़े जानवर मिलेंगे, बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता ही मिलेंगे। लेकिन अगर उस बड़े जंगल को काट दिया जाता है, पानी के स्रोतों को कम कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जब नए पेड़ लगेंगे वहाँ पर तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। तो उस क्षेत्र में भी जो बड़े जानवर वे भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको शरण नहीं मिलेगी, छुपने के लिए अपने शरण स्थल नहीं बनेंगे, इसलिए वह छोटे जानवर बनेंगे। तो इसलिए कहा है कि जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी, पादप माने वनस्पति, पेड़ पौधे तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी है कि प्राकृतिक वनस्पति और हमारे प्राणी जो जगत है वे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स कि हम भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक एग्जाम्पल है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य वन जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है।
मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। बिल्कुल सत्य है कि मानव इतना लालची है कि वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वे जंगलों की कटाई कर रहा है। अब ये जंगलों की कटाई कर रहा है, हो सकता है वे ईंधन के लिए लेके आ रहा हो, वे फर्नीचर के लिए लेके आ रहा हो, या फल फूल के लेके आ रहा हो, या किसी अन्य काम से लेके आ रहा हो, लेकिन एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो रहा है तो दूसरी तरफ उसमें निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वे भी स्वतः ही मर रहे हैं या वहाँ से जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत ही बड़ा एक अन्याय कर रहे हैं प्रकृति के साथ। हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राकृतिक वनस्पति को हमने काट दिया, हम धीरे धीरे नष्ट कर दिए, तो हमें वर्षा भी हमें नहीं मिलेगी, वर्षा की मात्रा भी हमें नहीं मिलेगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, बीमारियों से बचना है। तो हमें अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, प्राकृतिक वनस्पति को बचाना है। तो यही बताया कि हम जानते कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम जियोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? बायोम कहते हैं। जियोम की पहचान पादप पर आधारित होती है कि पेड़ों पर होती है किस प्रकार की हमारी वनस्पति मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्राकृतिक जो वनस्पति है, हमें प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण करना चाहिए। अगर हमने प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण नहीं किया तो हमारा जो जीवन है ये खतरे में हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राकृतिक वनस्पति को बचाकर हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ओके, थैंक यू।